नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिंदू जागरण मंच के रविकांत सहित सभी आरोपियों की जमानत फिर हुई खारिज। मंगलवार को एडीजे 10 में जमानत पर होगी सुनवाई। महंगे और नामचीन वकीलों की दलीलें बेअसर। जम्मू कश्मीर के लाइसेंस होने के बावजूद भी गोवर्धन विलास और डबोक थाना पुलिस ने क्यों नहीं की पूछताछ? तत्कालीन अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर शहर में कई जगह मच्छी मारों का आतंक। खाकी के सारे प्रयास विफल। रसूखदारों की रंगदारी के लिए बने फील्ड क्लब में दर्जनों हरे पेड़ों को किया नेस्तनाबूद। चाटुकार प्रशासन ने जानबूझकर मूंदी आंखें। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एटीएस की कार्रवाई पर उदयपुर न्यूज के महाकवरेज की। प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड द्वारा देश भर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त मामले में अब तक गिरफ्तार 10 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई मंगलवार को जयपुर के एडीजे 10 में होगी। आपको बता दें कि अजमेर से गिरफ्तार जुबेर सहित उदयपुर के 10 आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जहां पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर ने सभी 10 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी थी। बाद में आरोपियों की ओर से नामचीन और महंगी फीस वाले वकीलों ने डीजे कोर्ट में जमानत पर पैरवी की थी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और जमानत पर सुनवाई एडीजे 10 को ट्रांसफर कर दी गई, जहां अब मंगलवार को सभी आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एटीएस ने जम्मू कश्मीर से हथियारों के अवैध रूप में लाइसेंस बनाने और हथियारों की सप्लाई करने के मामले में गत मंगलवार को एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया था और उसके खुलासे के बाद प्रदेश भर में कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 60 लोगों को नोटिस थमाए थे। इस दौरान एटीएस की टीमों ने प्रदेश में 5 जगह दबिश दी थी और अभी तक संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। पिछले 4 माह से चल रहे एटीएस के ऑपरेशन जुबेदा में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पता चला है कि आरोपी पिछले 8 साल से हथियार लाइसेंस बनाने और हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे थे। गिरोह के सरगना जुबेर, विशाल और राहुल अब तक 450 से ज्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर से हथियार लाइसेंस बनाकर दे चुके हैं, जबकि आरोपियों के पास से पुलिस को करीब 200 हथियार लाइसेंस मिल भी चुके हैं। एटीएस के आईजी बीजू जॉर्ज जोसेफ की माने तो करीब 60 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। आपको बता दें कि एटीएस को 4 माह पहले अजमेर के जुबेर द्वारा जम्मू से हथियार लाइसेंस बनाने की सूचना मिली थी। आरोपी ने उस समय हिंदू जागरण मंच के चित्तौड़ प्रांत प्रमुख रविकांत त्रिपाठी से 12 लाख रुपए लिए थे। करीब 2.5 माह पहले एटीएस को आरोपी जुबेर के पूरे नेटवर्क का पता चल गया था। इसके बाद एडीजे उमेश मिश्रा ने आईजी बीजू जॉर्ज जोसेफ, एसपी विकास कुमार के सुपरविजन में 12 टीमें बनाई और मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू, पंजाब में गत सोमवार को एक साथ छापे मारकर गिरोह का भांडाफोड़ किया। एटीएस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जुबेर ही राजस्थान में रहने वाले बदमाशों और प्रतिष्ठित लोगों का लाइसेंस बनाता था। इसके लिए वह उनको जम्मू कश्मीर का निवासी होने के फर्जी दस्तावेज भी बनाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों को हथियार लाइसेंस जारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए वहां का निवासी बताकर जुबेर फर्जी दस्तावेजों से हथियार लाइसेंस आसानी से बनवा लेता था। आरोपी जुबेर के पास से एटीएस को अजमेर कलेक्टर, जम्मू के 3 कलेक्टरों की मोहरें भी मिली है, जिनसे आरोपी लाइसेंस के लिए फर्जी दस्तावेज बनाता था। आरोपी साल 2007-8 की अवधि के लाइसेंस बनाता था। आरोपी जुबेर की अजमेर में गन शॉप है। वह पिछले 6 साल से लाइसेंस बनाने और अवैध हथियार बेचने का काम करता है। आपको बता दें कि 6 साल पहले आरोपी की शॉप का लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। इसके बाद भी वह अवैध रूप से हथियार बेचता रहा। आरोपी की शॉप में काफी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं। उसकी जांच अजमेर पुलिस कर रही है। वहीं उदयपुर से गिरफ्तार हिंदू जागरण मंच के रविकांत त्रिपाठी ने आरोपी जुबेर से मिलकर उदयपुर और आसपास के नामचीन लोगों के लाइसेंस बनवाए थे। जुबेर से पूछताछ में एटीएस को जानकारी मिली कि रविकांत एक लाइसेंस बनवाने के लिए बीच में 4 से 5 लाख रुपए खुद रखता था। जुबेर 2.5 से 3 लाख रुपए में लाइसेंस और हथियार रविकांत को दे देता था और बाद में रविकांत जिस आदमी के नाम से लाइसेंस बना होता उसे 7 से 8 लाख रुपए लेकर बेच देता। वैसे अभी जेल में बंद सभी आरोपी भी रविकांत को ही कोस रहे हैं, क्योंकि सभी को लगा था कि संघ और राजनीति में ऊंचा रसूख रखने वाले रविकांत ने अगर लाइसेंस बनवाया है तो सही ही होगा। सभी के साथ भी रविकांत ने
धोखा किया है, यह चर्चाएं इन दिनों शहर में जोरों शोरों से चल रही है। गौरतलब है कि जुबेर के खुलासे के बाद एटीएस की टीम ने उदयपुर से हिंदू जागरण मंच के रविकांत त्रिपाठी, भू व्यवसायी दीपक परिहार, अरबाना कॉम्प्लेक्स हसन पालीवाला, पारस बोलिया, जयशंकर राय, संजय तलेसरा, विकास सुहालका, इंतखाब आलम, सुमित भंडारी को एक साथ हिरासत में ले लिया था, जहां पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। एटीएस द्वारा गत सप्ताह की गई कार्रवाई में गिरफ्तार 10 आरोपी अभी सीखचों के पीछे हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल शहर की खाकी पर भी खड़ा होता है, क्योंकि इनमें से प्रॉपर्टी डीलर निर्मल मट्ठा ने 2 साल पहले गोवर्धन विलास थाने में अपने जम्मू कश्मीर के लाइसेंस की एंट्री भी करवाई थी। वहीं डबोक एयरपोर्ट पर कारतूस पकड़े जाने के बाद पूछताछ में पारस बोलिया ने थाने में अपने लाइसेंस की प्रति भी दी थी। दोनों ही मामलों में गोवर्धन विलास और डबोक थाना पुलिस को जम्मू कश्मीर के फर्जी लाइसेंस की प्रतियां मिल गई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सरकारी रिकॉर्ड में इंदराज होने के बावजूद पुलिस ने किसी तरह की पड़ताल क्यों नहीं की? उसके हथियार को भी नहीं टटोला गया। जानकारी तो यह भी मिली है कि अभी उदयपुर में जिस अधिकारी ने कार्रवाई की है वह उस समय गोवर्धन विलास थाने में मौजूद था जब निर्मल मट्ठा ने अपने लाइसेंस की एंट्री करवाई थी। वैसे सभी के पास 4 से 5 साल पुराने हथियार और उनके लाइसेंस मिले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर सीधे आरोप लगते हैं कि सरकारी दस्तावेजों में इंदराज होने के बावजूद भी आरोपियों से चुनाव के समय हथियार क्यों जब्त नहीं किए गए, और अगर जब चुनाव के समय आरोपियों ने अपना हथियार जब्त करवाया तब भी पुलिस को उन पर शक क्यों नहीं हुआ? एटीएस टीम को उस समय के तत्कालीन अधिकारियों से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी कोताही कैसे बरत ली। दूसरी तरफ 26 जनवरी 2013 को सीआईएसएफ के जवानों ने हिरन मंगरी निवासी पारस बोलिया को कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया था। उस समय अधिवक्ता ने पुलिस को लाइसेंस की प्रति उपलब्ध करवाई थी। बोलिया का लाइसेंस भी जम्मू कश्मीर का ही बना हुआ था, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस प्रकरण में जुर्म स्वीकारने पर न्यायालय ने बोलिया पर जुर्माना लगाया था। जुर्माना राशि जमा कराने के बाद बोलिया छूट भी गया। वैसे चर्चाओं में यह भी है कि इन दोनों मामलों में खाकी के ढुलमुल रवैये से आरोपियों के पास जमानत लेने का जरिया मिल गया, क्योंकि उस समय अगर छोड़ दिया गया तो कहीं न कहीं खाकी ने अपनी जांच में उन लाइसेंसों को सही पाया। अब एटीएस को उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। यह तो थी एटीएस जयपुर की कार्रवाई में गिरफ्तार रसूखदारों और पहले उन पर मेहरबान हुई उदयपुर की खाकी की कहानी, लेकिन पूरे शहर के जहन में यही सवाल कुलबुला रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि उदयपुर के इन सफेद पोशों को जम्मू कश्मीर से लाइसेंस बनवाने पड़े। सभी आरोपी ऐसा कौन सा कारोबार करते थे जिसके लिए इन्हें हथियारों को रखने की जरूरत पड़ी? वैसे सभी का ब्यौरा खंगाला तो सामने आया कि ज्यादातर लोग जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कुछ एक साल पहले यह लोग उदयपुर में कहीं न कहीं नौकरी करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जैसे ही जमीनों के व्यवसाय से जुड़े और हथियार रखने लगे तब से ही यह धन कुबेर बनते गए, और यही वजह रही कि कभी नौकरी करने वाले अपने यहाँ कई लोगों को नौकर रखते हैं। ऐसे ही एक शख्स को एटीएस ने तलब किया है जो महाकाली सेना का प्रमुख है। जी हाँ, लक्ष्मण सिंह झाला को भी एटीएस ने गुरुवार को नोटिस भेजकर हथियार की खरीद के संबंध में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि झाला को हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया गया है, जिसका विरोध भी कुछ दिनों पूर्व नाथद्वारा में आयोजित पार्टी की बैठक में किया गया था। नाथद्वारा के कद्दावर भाजपाइयों ने आरोप लगाया था कि झाला को पैसों के बल पर यह पद मिला है और जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा विरोध जारी रहेगा। वैसे लक्ष्मण सिंह झाला कुछ समय पूर्व ही सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बने हैं। सूत्र बताते हैं कि चीरवा पंचायत समिति के मटाटा में पहाड़ों को काटकर मशहूर अभिनेता अनिल कपूर के वेलेंसिया ग्रुप की ओर से फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए प्रति फार्म हाउस बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि झाला इस निर्माण को बना रहे हैं और अपनी सेना के बल पर कई मासूमों की जमीनें भी खाली करवाई हैं। आपको बता दें कि महाकाली सेना ने ही प्रदेश के कैबिनेट सेवक किरण माहेश्वरी का नाथद्वारा में ऐसा स्वागत किया था जैसा उनका आज तक नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर से श्रीमती माहेश्वरी पर फूलों की वर्षा की गई थी और कारण बताया गया था राजसमंद वासियों के वाहनों को मैडम ने ही नेगड़िया टोल से मुक्त कराया। वैसे ये अलग बात है, वेलेंसिया ग्रीन वैली बनाने में जो नदी का पेटा और नाले की जमीन पर सड़क निर्माण करवाया गया वह भी पूरी तरह से अवैध था और मैडम उस समय जलदायी सेवक थी। आपको बता दें कि एटीएस ने झाला सहित 20 लोगों को नोटिस दिया है। जुबेर गैंग ने उदयपुर, पाली, सिरोही और आसपास के जिलों में सर्वाधिक लाइसेंस बनवाए हैं। अब जब इस पूरे मामले में रविकांत त्रिपाठी का नाम ही प्रमुख रूप से आ रहा है तो सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। कई हिंदूवादी रविकांत को देशभक्त बताते हुए उसे फंसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल भी सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों रविकांत को कश्मीर से लाइसेंस बनवाना पड़ा? क्या उसने कश्मीर निवासी का झूठा दस्तावेज दिया? बीएसएफ की ड्रेस में फोटो क्यों खिंचवाया? क्यों एक कश्मीरी मुसलमान पर भरोसा किया?
जुबेर से रविकांत के क्या संबंध थे? रविकांत लोगों को हथियार दिलाने में क्यों दलाली खाई? क्या रविकांत ने हथियारों के बल पर मेवाड़ में जमीन का व्यवसाय कर पैसा कमाया था? क्या किसानों और गरीबों की जमीन पर हथियारों के बल पर कब्जा किया? एटीएस ने 10 लोगों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है और 60 लोगों को नोटिस थमाकर तलब भी किया है। वहीं मंगलवार को भी जयपुर की एटीएस की टीम और उदयपुर की एटीएस टीम शहर के कई थाना क्षेत्रों में घूमती हुई दिखाई दी। अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि आरोपियों पर जम्मू कश्मीर में भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि कई सफेदपोश अभी और सामने आने वाले हैं, जिन्होंने देशद्रोह करते हुए जम्मू कश्मीर में झूठे शपथ पत्र देकर लाइसेंस बनवाए थे। अगर इन्हें लाइसेंस बनवाने ही थे तो यहीं से बनवा सकते थे, क्योंकि हमारे पूर्व कलेक्टर रोहित गुप्ता ने तो कई रसूखदारों के हाथों हाथ लाइसेंस बना दिए थे, जिनमें ज्यादातर भाजपा और भूमि कारोबार से जुड़े लोग शामिल थे। जब गुप्ता साहब इतने सीधे और सहज व्यक्ति थे जो ऊपर से आए एक फोन मात्र से लाइसेंस जारी करवा देते थे, तो इन लोगों ने यह प्रयास क्यों नहीं किया? इनके पास तो और भी बड़े रसूख थे। अगर ये लोग पहले ही इस बात का ध्यान रखते तो आज सीखचों के पीछे नहीं होते। एंटी टेररिज्म स्क्वाड द्वारा की गई कार्रवाई में सबसे ज्यादा अवैध हथियारों को रखने वाले राजस्थान में मिले, जिनमें भी अधिकतर उदयपुर के भू व्यवसायी, उद्योगपति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोग शामिल हैं। गृह सेवक के गृह जिले में करीब 4 दर्जन लोगों के पास अवैध लाइसेंस के हथियार होना और उसके बावजूद गृह सेवक का अब तक मौन धारण करना साबित करता है कि उनको पहले की तरह ही इस मामले में भी कुछ नहीं पता था। ऐसे में यह बात तो सिद्ध हो गई कि कटारिया को मिले विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को उनसे भी छिपा कर रखा जाता है। पहले भी आनंदपाल एनकाउंटर मामले में उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए मुख्य सेवक द्वारा फोन पर बधाई देने की बात स्वीकारी थी, जब वह नींद में थे। वैसे यह भी हो सकता है कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में कटारिया, अमित शाह सहित सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं पर फर्जी एनकाउंटर करवाने के आरोप लगे थे। तब भी कटारिया से कई बार पूछताछ हुई थी, इसलिए हो सकता है कि वह हर ऐसे मामले में जो कभी भी फिर से खुल सकता है, अपनी अनभिज्ञता ही जाहिर करते हों, ताकि कोई भी मामला भविष्य में उनकी गलफांस न बने। ऐसे में उनके सबसे करीबी माने जाने वाले हिंदू जागरण मंच के चित्तौड़ प्रांत प्रमुख रविकांत त्रिपाठी का इस मामले में मुख्य आरोपी होना दर्शाता है कि कटारिया या तो इस कार्रवाई से अनजान थे या उन्होंने चुप्पी साधना ही उचित समझा। वहीं दूसरी तरफ सभी गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर का भरत मंदवानी का नाम लेना भी उनके बचने का जरिया बताया जा रहा है, क्योंकि भरत मंदवानी ने तो फतह सागर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और आरोपियों को लगता है कि इस बात का उन्हें फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उसके साथ ही सारे राज भी खत्म हो गए। वैसे एटीएस ने भरत मंदवानी की पत्नी को भी जरिए नोटिस के तलब किया था और उसके लाइसेंस और हथियार की जानकारी मांगी थी। ऐसे में स्वर्गीय मंदवानी की पत्नी साक्षी ने एक पत्र के माध्यम से भोपालपुरा थाने में स्पष्टीकरण दिया। वह कुछ इस प्रकार था: बकौल साक्षी मंदवानी, सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना भोपालपुरा। विषय: नोटिस के जवाब के संबंध में। महोदय जी, निवेदन है कि मैं श्रीमती साक्षी मंदवानी, पत्नी स्वर्गीय श्री भरत कुमार मंदवानी, निवासी 319/10 अशोक नगर, हाल मुकाम फ्लैट नंबर 309, वर्धमान अपार्टमेंट, भोपालपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति श्री भरत कुमार मंदवानी की दिनांक 1/11/2014 को मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे घर में सफाई के दौरान पिस्टल मिली, उसके साथ लाइसेंस व बिल भी प्राप्त हुआ। तब मैंने मेरे पति के मित्र और बिजनेस पार्टनर रविकांत त्रिपाठी को हथियार के बारे में बताया। उन्होंने मेरे से मांगा तो मैंने उन्हें हथियार, लाइसेंस और बिल दे दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने बिल के पीछे हथियार प्राप्त करने की रसीद दी, जिस पर वली मोहम्मद एंड सन्स की सील और मोहम्मद उस्मान के हस्ताक्षर दिनांक सहित दर्ज किया हुआ था। मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, हथियार का बिल और रसीद की फोटोकॉपी मैं साथ ही पेश कर रही हूँ। मेरे पति का रियल एस्टेट का काम था। मैं पति के साथ कभी जम्मू कश्मीर नहीं गई और न ही मेरे पति की कभी जम्मू कश्मीर रहे हैं। अतः नोटिस का जवाब मैं दस्तावेज श्रीमान की सेवा में पेश है। भवदीय साक्षी मंदवानी, पत्नी स्वर्गीय भरत मंदवानी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।
एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। अब वेज खाने वालों को शहर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर के मध्य उदयपुर में खुल गया है सिगड़ी उली एयर कंडीशनर फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा उम्दा किस्म का बेहतरीन स्वादिष्ट वेज खाना। किटी पार्टी, बर्थडे के लिए विशेष पैकेज चुनने की सुविधा, पैकिंग सुविधा के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क सिगड़ी पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग के सामने, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के ऊपर। पार्सल सुविधा के लिए कॉल करें 9660287850। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में रसूखदारों के रंगदारी के लिए बने फील्ड क्लब में इन दिनों धड़ल्ले से हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन ऊंचे ओहदेदारों पर कार्रवाई करे कौन? क्योंकि पूरा का पूरा जिला प्रशासन तो इन धन कुबेरों की जेबों में रहता है। जी हाँ, पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। कई पेड़ तो 40 से 50 की उम्र के हो गए हैं, जो काफी छायादार भी थे, लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी ने स्वयंभू निर्णय लेते हुए इन पेड़ों को कटवा दिया। आसपास के लोगों ने जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए दिन दहाड़े हरे पेड़ों की हत्या करवाने वाले रंगीन मिजाज लोगों की करतूत। कैसे पहलवानी चल रही है कि बंद है?
उदयपुर में सोमवार से अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले सैकड़ों डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक रूप से अवकाश लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष कई बार ज्ञापन दे चुका था, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर ध्यान नहीं देने से डॉक्टरों ने सोमवार से सामूहिक अवकाश लेने का फैसला किया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर SL बामनिया ने बताया कि पूर्व में सरकार से वार्ता के दौरान एकल पारी हॉस्पिटल और समय पर पदोन्नति पर चर्चा के बाद इसे लागू करने का तय हुआ था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इन मांगों को लागू नहीं किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2008 में बने कानून को सख्ती से लागू करने की हमारी प्रमुख मांग है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हमारी मांगों को मनवाने के लिए सभी को आंदोलन की राह को अपनाना पड़ा और सामूहिक रूप से अवकाश लेकर काम नहीं करने का फैसला लिया गया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जो पिछले 7-8 साल से हमारी जो मांगे पेंडिंग हैं और जो तत्कालीन सरकार 2011 में जो हमारी स्ट्राइक हुई थी उसमें कुछ मांगों का सहमति बनी थी और कुछ मांगे मान ली गई थी। उन सहमति बनी उन मांगों को हम निस्तारण के लिए बार बार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं और कई बार हमारी वार्ताएं भी हो चुकी हैं। मंत्री महोदय ने हमें 15 दिन का टाइम दिया, PHS मैडम ने हमें 1 महीने भर का टाइम दिया, फिर भी हमारा मांगों का निस्तारण नहीं हुआ है। उन्होंने 4 बार हमसे वार्ता की, हमारी जो कोर कमेटी स्टेट की उनके साथ वार्ता हुई, सैद्धांतिक सहमति बनी, लेकिन इन मांगों की क्रियान्वित नहीं हुई। ये प्रमुख मांगें हमारी हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो एकलपारी हॉस्पिटल की। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में एकलपारी हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और डॉक्टर्स उनको परेशानी नहीं आए। दूसरा जो हमारा DSAP समयबद्ध पदोन्नति की बात हुई थी सरकार से समझौता और हमें लागू भी किया गया, लेकिन उसमें कुछ राइडर लगा दिए, उन राइडरों को हटाया नहीं। उसकी वजह से हमारी जितनी विसंगति आ रही उसमें प्रमोशन नहीं हो पा रहे। हमारे SCR समय पे जारी, लेकिन प्रमोशन लिस्ट नहीं जारी है। इसी तरह से हमारी 10, 20, 30 का जो बोनस अंक राजस्थान के सेवारत चिकित्सक संघ के जो फ्रेश डॉक्टर उनको दिया जा रहा है वो भी सरकार उसको अमलीकरण करें। इसी तरह से हमारी सरकार में PG करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद जो पूर्व के भांति इंक्रीमेंट दिए जाते हैं वो इंक्रीमेंट नहीं दी जा रहे, उनको भी दिया जाए। इसी तरह से हमारे 2008 का जो एक्ट है चिकित्सा संस्थानों पर डॉक्टरों पर जो हमला होता है उन एक्टों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए, ये हमारी एक प्रमुख मांग है। इस तरह से डॉक्टरों के PG के बाद जो लेटरल एंट्री की मांग करते हैं हम सेवारत चिकित्सक संघ मेडिकल कॉलेज में, वो सरकार ने मना कर दिया। उनके लिए हम सरकार से आज मांग के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। इन मांगों को नहीं मानने पर 3-4 वार्ताएं हुई, 5 वार्ताएं हुई, लेकिन नहीं मानने पर आखिर हम पूरे राजस्थान के सेवारत चिकित्सक संघ मजबूरन आंदोलन की राह अकड़ना पड़ा और आज 1 दिवसीय हमें मास्क ये लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उदयपुर में इन दिनों स्वाइन फ्लू का कहर इतना बढ़ गया है कि आम लोगों में इसकी दहशत सी फैल गई है। स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग भले ही कितने ही जतन कर ले, लेकिन अभी भी स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों पर लगाम नहीं लग रही है। इतना ही नहीं, अब तक स्वाइन फ्लू से 27 मौतें हो चुकी हैं। इसमें मध्य प्रदेश सहित उदयपुर संभाग के लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के लोग शामिल हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से पूरे संभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्र के प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि सर्दी जुकाम में आने वाले मरीजों में अगर ऐसा लगता है उसको स्वाइन फ्लू की बीमारी हो सकती है तो तुरंत टेमीफ्लू टैबलेट दी जाए ताकि मरीजों को स्वाइन फ्लू की बीमारी नहीं हो और पहली स्टेज पर ही इस बीमारी को रोका जा सके। इसके अलावा पूरे संभाग में अब तक 772 मरीजों का स्वाइन फ्लू टेस्ट किया गया, जिसमें से 372 मरीज पॉजिटिव पाए गए तो दूसरी ओर 400 मरीज नेगेटिव थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक RN बैरवा ने बताया कि इन दिनों स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार आ रहे हैं और इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हो, चिकित्सा विभाग की ओर से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू बीमारी इन्फेक्शन से फैलती है। ऐसे में एक मरीज से संपर्क में अन्य लोगों के आने से यह बीमारी तेजी से फैलती है। स्वाइन फ्लू केसेस तो आ रहे हैं अभी और संभाग को देखते हैं तो हमारे करीब 772 हमने सैंपल लिए हैं पूरे जोन में और हमारे लेबोरेटरी उदयपुर में है, मेडिकल कॉलेज में सब जांचें वहीं होती हैं। उसमें से करीब हमारे 372 पॉजिटिव केस आए हैं, 400 नेगेटिव हैं और मृत्यु करीब 27 हुई है। इसमें
27 में कुछ मौतें मंदसौर ज़िले की भी हैं, MP की हैं, और बाकी हमारे जोन की हैं। उसमें से 5 मौतें हैं बांसवाड़ा की, और 8 मौतें हैं चित्तौड़ की, 3 डूंगरपुर की, 4 प्रतापगढ़ की, और 7 मौतें उदयपुर की हैं। और ये मौतें सभी ग्रुप से हैं, मेल फीमेल भी हैं, और एज सारी एज की है इसमें, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं इसमें। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मौतें एक भी नहीं हो। हमने सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को, CSC PSC इंचार्ज जो भी हैं, सभी को बोल रखा है कि आउटडोर में स्क्रीनिंग करते हैं। जुकाम खांसी के पेशेंट को देख करके लगता है कि संभावना है तो उसको टाइम वहीं से शुरू कर देना, मतलब सभी आउटडोर में जो भी CSC PSC का है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे आउटडोर में अभी तक जो हमने देखा है, हमने करीब 19 लाख पेशेंट की स्क्रीनिंग कर दी अब तक, 1 जनवरी से अब तक की आउटडोर देख लिया, ठीक है। और उसमें से हमें जुकाम खांसी के पेशेंट देखे इन 8.5 महीने में 2,71,000, 19 लाख में से, ठीक है। हाई रिस्क पेशेंट जो देखे हमने, कुछ जो पेशेंट जैसे हाई रिस्क में देखे हमने, जो प्रेगनेंसी है, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, उसमें 877 इनको हम दवा वहीं दे दी हमने दवाएँ। इसके अलावा हमारे जो ANM हैं, डॉक्टर हैं, घर भी जा रहे हैं हमारे फील्ड में, उन्होंने भी घर विजिट किया है, तो वो भी केसेस छाट रहे हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जुकाम खांसी कोई पेशेंट है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं, तो उनको भी दवा दे रहे हैं टाइम फ्लू की। बचने के लिए तो इसमें तो यही है, सावधानी बरतें। सबसे पहली बात तो आदमी अपने हाथ ढंग से धो ले हर जगह, घर में जाए तो है ना, ठीक है, खाना खाने से पहले है, घर में एंट्री करने से पहले है, ठीक है, एक तो ये ले लें। और स्वाइन फ्लू पेशेंट कहीं दिखता है, संभावना है तो उससे थोड़ा दूर रहे, मास्क लगा ले, ठीक है। किसी को छींक खांसी आ रही हो तो उससे दूर रहे, ठीक है। साथ में भीड़ भाड़ के इलाके हैं उससे दूर रहे। अस्पताल कोई भर्ती मिलने वाला हो तो कोशिश करें कम से कम मिलने वहाँ से जाएँ, और जाएँ तो भी मास्क लगा लें इसमें। और सभी फील्ड में हमने बोल दिया है कि जितने भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ मतलब बीमार भी नहीं जाए, और लोग कम से कम खुद स्कूल वगैरह में, जैसे आपने देखा होगा कि एक साथ प्रार्थना की तो हम नहीं करें, लेकिन फिर भी कोशिश करें बच्चे जो जुकाम खांसी के हों उनको उनके पेरेंट्स को बोल दें, इनको जाके अस्पताल दिखा दें और दवा कराएं। उदयपुर में इन दिनों हुई लगातार बारिश के बाद सभी जगहों पर पानी की आवक जारी है। कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद शहर की सभी झीलें ओवरफ्लो चल रही हैं, तो दूसरी ओर स्वरूप सागर और फतेह सागर से ओवरफ्लो हो रहा पानी आयड़ नदी के माध्यम से उदय सागर पहुंच रहा है। लेकिन पानी के साथ आ रही हजारों मछलियों को पकड़ने के लिए अवैध रूप से लोग झुंड के रूप में नदी में पहुंच रहे हैं, और प्रशासन की स्वीकृति के बिना ही अवैध रूप से मछलियों को पकड़ने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। खास बात यह है कि ये लोग मछलियों को उन जगहों से पकड़ रहे हैं जहां से बह जाने के बाद बचना मुश्किल है, और वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से इनको रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इनसे इनके हौसले बुलंद हैं और बेखौफ होकर मछलियों को पकड़ने वाले लोग बहते पानी में जाल डालकर मछलियों को पकड़ रहे हैं। अरे है गई उसे पूछना रे, देवे गई। उदयपुर में इन दिनों नवरात्रि में होने वाले आयोजनों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुजरात से सटे होने के कारण उदयपुर में नवरात्रि को लेकर विशेष आयोजन होते हैं और डांडियों में हजारों लोग शामिल होते हैं। नवरात्रि में शहर में विभिन्न जगहों पर माताजी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना करने के बाद 10वें दिन दशहरे के अवसर पर विसर्जन होता है। वहीं माताजी के लिए बनने वाले पांडालों का कार्य अंतिम चरण में है। शहर में माताजी के लिए सबसे ऊंचा पांडाल सुथारवाड़ा में बनाया जाता है, जो कि 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचा होता है। ये पूरे शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। सुथारवाड़ा में बनने वाले पांडाल और उसमें विराजमान होने वाली माताजी की प्रतिमा के दर्शनों के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही शुभ कार्यों का शुभारंभ शुरू हो जाता है।
उदयपुर में रविवार को पीयूसीएल की ओर से कार्रवाई मोहब्बत यात्रा का स्वागत किया गया। आसाम से शुरू हुई यह यात्रा हर्ष मंदर के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इस यात्रा के उदयपुर पहुंचने पर स्वागत के बाद एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीयूसीएल सहित यात्रा में आए लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर देश में हो रही गतिविधियों पर सवाल खड़े करते हुए दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील की, साथ ही सभी लोगों के मन में इंसान के प्रति इंसान की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश। इसके बाद कार्रवाई मोहब्बत यात्रा निकालने वाले हर्ष मंदर ने साफ किया कि वर्तमान में आम लोगों के प्रति जिस तरह का माहौल बन रहा है वह पूरी तरह खतरनाक है और अब लोगों में लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए और इंसानियत को इतनी फैलानी होगी कि माहौल में बदलाव ला सके। जितने भी पहुंच गए अगर परिचय दे सके के साथ ही सब यहाँ सबकी बहुत खूबसूरत लोगों का एक जमावड़ा बना। उसमें जो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, महिला समानता चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, खौफ से आज़ादी चाहिए, आपस में सहयोग। देश में एक नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, एक खौफ का माहौल माइनॉरिटीज़ के दिलों में, दलितों के दिलों में। तो एक उद्देश्य ये है कि हम जो परिवार हिंसा से, नफरत से पीड़ित हैं, डर में हैं, उनको ये कहना कि वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। पूरे देश में बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हम लोगों ने जिन परिवारों को भीड़ में लिंचिंग के माध्यम से मारा गया देश के अलग अलग हिस्सों में, उनसे हम मिलके उनसे माफ़ी मांगी, उनसे अपनी संवेदना व्यक्त की और अपनी साझेदारी बताई। दूसरा उद्देश्य ये है कि एक जो बहुसंख्यक समाज है देश का, इस सब के बिगड़ते माहौल में, नफरत के माहौल में उनकी चुप्पी है, जो खामोशी है, उसको चुनौती देना, एक ज़मीर को आह्वान देना कि क्या हम इस तरह की भारत चाहते हैं जो इस तरह जो नफरत और लोगों को बांटने में विश्वास करती है। यही दो उद्देश्य से हम निकले। अलवर के सांसद महंत चांदनाथ की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाने पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कटारिया ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महंत चांदनाथ सांसद से पहले विधायक भी रह चुके थे और उस दौरान बहरोड क्षेत्र में एक अच्छे जनप्रतिनिधि की भूमिका अदा की थी, लेकिन सांसद बनने के बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और सांसद बनने के बाद लगातार वह बीमार ही रहे। उनका इलाज कई दिनों से हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। चांदनाथ जी बहुत लंबे समय से बीमार थे। ये वास्तव में हमारा और उस क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि चुनाव के बाद वो निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण से उस क्षेत्र की जनता की जिस उम्मीद और अपेक्षाएं थी उसके अनुसार वो काम करने में सफल नहीं रहे। लेकिन चूँकि बीमारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी पुख्ता नहीं कह सकता है। आज मैं स्वस्थ हूँ, कल मैं भी बीमार हो सकता हूँ। आज उनकी एक तरह से उनकी डेथ हो गई है। मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि। जो पहले भी मेरे साथ एमएलए राजस्थान विधानसभा में रहे, उस समय उन्होंने बहरोड क्षेत्र में एक अच्छे जनप्रतिनिधि की तरह से काम किया, लेकिन अब की बार सांसद बनने के बाद निरंतर बीमारी के कारण से वो एक जनप्रतिनिधि की जो काम होना चाहिए और जनता को जिस प्रकार की राहत एक जनप्रतिनिधि से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिंदू जागरण मंच के रविकांत सहित सभी आरोपियों की जमानत फिर हुई खारिज। मंगलवार को एडीजे 10 में जमानत पर होगी सुनवाई। महंगे और नामचीन वकीलों की दलीलें बेअसर। जम्मू कश्मीर के लाइसेंस होने के बावजूद भी गोवर्धन विलास और डबोक थाना पुलिस ने क्यों नहीं की पूछताछ? तत्कालीन अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर शहर में कई जगह मच्छी मारों का आतंक। खाकी के सारे प्रयास विफल। रसूखदारों की रंगदारी के लिए बने फील्ड क्लब में दर्जनों हरे पेड़ों को किया नेस्तनाबूद। चाटुकार प्रशासन ने जानबूझकर मूंदी आंखें। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी, सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।